हेलो दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सुपर वीडियो में जो है हम 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उम्मीद है इसमें से 2 क्वेश्चन जो है आपको वहां पे 3 में से 2 आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो आईटी एक्ट है दोस्तों, आपको हम ये बता देना चाहेंगे कि भारत में जो प्राइमरी लॉ है जो कि साइबर क्राइम और ई कॉमर्स से डील करता है वो कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इसकी कौन सी धारा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का और कल्प्रिट को अरेस्ट करने का अधिकार देती है? तो ये है आपका सेक्शन 69A। उसी तरह है कि आईटी एक्ट की कौन सी धारा है जो कि डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात करती है? तो सेक्शन 18। जो आईटी एक्ट है 2000 वाला, इसमें 4 अनुसूची हैं, 13 चैप्टर है और 94 सेक्शंस है। डिटेल में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि भारत में कौन सा प्राइमरी लॉ है जो कि ई कॉमर्स और साइबर क्राइम को डील करता है, यही वाला है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और इसमें संशोधन कब पहली बार किया गया था? अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2 कि आईटी एक्ट में 2000 में पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 2008 में। उसके बाद ये भी आपको दे सकता है कि कोई नंबर दे देगा, बोलेगा कि इसको बाइनरी डिजिट में चेंज कीजिए। तो देखिए इसको ऐसे चेंज करते हैं, जैसे 51 है तो 225 या 50 1 रिमाइंडर बच गया, 212 या 24 1 रिमाइंडर बच गया, 26 या 12 कट गया 0, 23 या 6 कट गया 0, 21 या 2 और फिर 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब बाइनरी डिजिट में क्या हो गया? 110011। ठीक है, तो ऐसा भी कोई नंबर दे सकता है और बोलेगा कि आप उसको बाइनरी डिजिट में चेंज कर दीजिए। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तब तो सही है, और अगर नहीं पढ़े हैं तब तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद विश्व का पहला कमर्शियली प्रोड्यूस्ड डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवैक। आप जानते ही हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, उसमें जो है सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? यूनिवैक। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में जो है इंफॉर्मेशन मतलब साइबर क्राइम और ई कॉमर्स को डील करने के लिए सबसे प्राइमरी लॉ कौन सा है? इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो है आपका आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इसकी कौन सी धारा में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का और कल्प्रिट को अरेस्ट करने का अधिकार है? तो सेक्शन 69A। उसी तरह जो साइबर टेररिज्म है उसका किस में जिक्र है? सेक्शन 66 में। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर कहाँ मेंशन है? सेक्शन 18 में। इसमें टोटल जो है कितने शेड्यूल है? 4। चैप्टर्स कितने हैं? 13। सेक्शंस कितने हैं? 94। और आईटी एक्ट में पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ था? 2008 में। इसको भी आप लोग देख लिया कि अमेंडमेंट क्या हुआ था। ठीक है, फिर यहां हमने आपको 51 को जो है बाइनरी डिजिट में चेंज करके दिखाया है कैसे चेंज होता है। और पहला कमर्शियली प्रोड्यूस डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है ये आपका इकोनॉमिक्स से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा कर्व है? वो कौन सा कर्व है जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है? ठीक है, और दोनों में कैसा संबंध है? इनवर्स। मतलब जब महंगाई बढ़ेगा तो कुछ हद तक तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है घटेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। मतलब दोनों में रिवर्स का है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको और भी कर्व्स बताए हैं, लॉरेंज कर्व, कुजनेट कर्व, वो सब भी दोस्तों आपको देखना और जानना जरूरी है, क्योंकि पहले स्टेट पीसीएस में वहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब पूछा जा रहा है। जैसे यूपी पीसीएस में कुजनेट कर्व के बारे में पूछा गया था। तो आपको जो इंपॉर्टेंट कर्व्स है वो जानना जरूरी है, और नीचे वीडियो में हमने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आप उसको जरूर से देखिए। अब देखिए ये भी जो है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। जो सबसे बेसिक यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। फिर आपका क्या आता है? निब्बल। निब्बल में जो है 4 बिट्स होते हैं। एक बाइट में जो है आपका 8 बिट होता है, यानी बिट सबसे छोटा हुआ, फिर निब्बल, फिर बाइट, फिर किलो बाइट। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। यहाँ पे कई बार 1000 बाइट समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर 1 मेगा बाइट में जो है 1024 किलो बाइट होता है, और 1 गीगाबाइट में फिर 1024 मेगाबाइट होता है। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों, अरेंज करना आ सकता है बिट्स
निब्बल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। और देखिए जो भारत का अपना इंडिजिनस कोविड का जो वैक्सीन, उसका क्या नाम है? कोवैक्सीन। और कौन सी कंपनी इसको डेवलप किया है? भारत बायोटेक। इस पे क्वेश्चन आ ही सकता है दोस्तों। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो 2000 में आया था, लेकिन भारत की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब आई थी? 2013 में। और जो इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे आपका ऑयल कंपनीज हो गई, रेलवे हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसको सेव करने के लिए, डिजिटल हमले से बचाने के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है, इसका गठन किया गया था दिल्ली में। तो पूछा जा सकता है कि एक तो फुल फॉर्म पूछ लेगा कि NCIIPC का फुल फॉर्म क्या है, या फिर पूछ लेगा कि NCIIPC का जो गठन है वो किसके अंतर्गत हुआ था। तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के अंतर्गत हुआ था, और हेडक्वार्टर कहाँ पर ही है? दिल्ली में। कौन सा ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज कर देता है? तो इसको कंपाइलर बोलते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों पॉवर्टी एस्टिमेशन से, ये भी अपने सिलेबस में है। तो देखिए आज़ादी के बाद सबसे पहले, ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन ने किया था एस्टिमेशन। उसके बाद जो है डांडेकर रथ ने जो है ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी किया था, लेकिन इन्होंने अर्बन और रूरल सेक्टर के लिए सेम रखा था। फिर अलगा कमेटी ने रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग किया था। लकड़ा वाला ने उनको मेंटेन किया, थोड़ा सा बदलाव किया। तेंदुलकर कमेटी ने और भी डिफरेंस मतलब किया। रंगराजन कमेटी ने और भी अलग किया। तो ये आपको दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछले बार जो है रंगराजन कमेटी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, तो इसको आपको देखना दोस्तों बहुत जरूरी है। मैंने आपको बस हिंट यहाँ पे दे दिया है, और इसको आप गूगल करके खुद से जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से भारत में जो गरीबी थी वो कितनी थी? 21 पॉइंट समथिंग % थी। और जब रंगराजन कमेटी ने अपना एस्टिमेशन यूज किया तो 29 पॉइंट समथिंग हो गई। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सा कर्व है जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के संबंध को दिखाता है? फिलिप्स कर्व। और दोस्तों और भी कर्व्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जरूर से देखिए। भारत का जो अपना पहला कोविड का वैक्सीन, उसका नाम क्या है? कोवैक्सीन। और कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? भारत बायोटेक। उसके बाद हमने यहाँ आपको जो डिजिटल चीज़ है उसको मतलब बेसिक्स दिखाया है। बिट सबसे छोटा यूनिट हुआ, फिर निब्बल, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर लास्ट में आपका होता है टेराबाइट। और भी आगे जाता है, लेकिन इतना हम लोग मतलब अभी जानने के लिए समझे। फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ये कब आई थी? 2013 में। और यहाँ पे जो है NCIIPC का कंसेप्ट आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में। कौन सा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज कर देता है? कंपाइलर। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी टॉपिक दिया हुआ है, तो हमने आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए अलग अलग जो कमेटी बनी इंडिया में उसके बारे में बताया है। सबसे पहले डांडेकर एंड रथ कमेटी 1971, फिर अलगा कमेटी, फिर लकड़ावाला कमेटी, फिर तेंदुलकर कमेटी एंड फिर रंगराजन कमेटी। इसमें आपको दोस्तों तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएन की एक संस्था है जो कि ओवरऑल टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 1865 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी को आपको अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। तो सबसे ज़्यादा होता है CPU रजिस्टर का, फिर कैच मेमोरी का, फिर मेन मेमोरी रैम का, और उसके बाद जो है सेकेंडरी स्टोरेज का। ठीक है, CPU रजिस्टर का सबसे ज़्यादा, फिर कैच मेमोरी, फिर मेन मेमोरी रैम का, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज का। भारत की जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है वो कब आई थी दोस्तों? 2018 में। ठीक है, और इसमें क्या मतलब लक्ष्य तय किया गया कि जितने भी नागरिक है सबको 50 Mbps जो है स्पीड पे जो है ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराना है। जितने भी पंचायत हैं उनको जो है, ग्राम पंचायत, उनको 1 Gbps जो है स्पीड पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना 2020 तक, और 10 Gbps तक 2022 तक। उसके बाद USD 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मतलब लाना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी 2012 में आई थी, उसके बाद अभी 2018 में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें क्या क्या लक्ष्य रखा गया है। हर एक नागरिक को जो है 50 Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, उसके बाद हर एक ग्राम पंचायत को 2020 तक 1 Gbps कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps। डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, ये बहुत हद तक जो है यूजफुल साबित हो रहा है और भारत को एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले जा रहा है। उसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इनसेट और जीसेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बाद भारत ने अपना 42वां सैटेलाइट जो है दिसंबर 2020 में 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका क्या नाम था CMS-01। और इसको कौन से मतलब PSLV से भेजा गया, PSLV 50। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इनसेट सैटेलाइट आते हैं, जीसेट सैटेलाइट आते हैं, और इनसेट तो अपने टाइम का एशिया का सबसे बड़ा था दोस्तों कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उसके बाद जीसेट सैटेलाइट आया। अब 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया ने दिसंबर 2020 में कौन सा लॉन्च किया है, CMS-01। तो आपको नाम दे देगा कि भारत ने, क्वेश्चन क्या बना देगा कि भारत ने दिसंबर 2020 में अपना 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, CMS-01, CMS-02, CMS-03, CMS-04। तो अगर आप जानते हैं तो आपके लिए केक वॉक है, और नहीं जानते तो फिर घूमते रह जाओगे। फिर भारत ने जो है नेट न्यूट्रलिटी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये मतलब इस पर काफ़ी विवाद भी चला था। इसको कब अपनाया, नेट न्यूट्रलिटी को 2018 में। तो 2018 बहुत इंपॉर्टेंट रहा कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए, क्योंकि एक तो इंडिया का अपना नया नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी आया 2018 में, और साथ ही साथ भारत ने जो है नेट न्यूट्रलिटी को भी अपनाया। और दोस्तों यहाँ पे आईकैन के बारे में जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये IP एड्रेस और बाकी IP से संबंधित सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है। आईकैन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देख ले, UN की संस्था है जो कि टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनीवा। बनी कब थी, 1865 में। कंप्यूटर मेमोरी को हाईएस्ट लोएस्ट स्पीड के अनुसार सजाना है। तो CPU रजिस्टर का सबसे तेज, फिर कैश मेमोरी, फिर मैन मेमोरी, फिर सेकेंडरी स्टोरेज। भारत की जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है कब बनी, 2018 में। इसमें ये सब लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ दिसंबर 2020 में भारत ने अपना 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, भेजा। उसका नाम क्या है, CMS-01। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था। उसके बाद भारत ने 2018 में ही नेट न्यूट्रलिटी अपनाई कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। और आईकैन के बारे में पढ़ना है, जो कि IP का नेमिंग और उससे रिलेटेड चीजों को देखता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरनेट की शुरुआत किससे हुई, तो अर्पानेट, ठीक है। अर्पानेट US के जो डिफेंस है वहां से स्टार्ट हुआ था, जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व थे। तो अर्पानेट से शुरुआत हुई। और वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी, टिम बर्नर ली। खोज नहीं मतलब कि आविष्कार, ठीक है। डिस्कवरी और इन्वेंशन में मतलब अंतर है। तो वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर ली। और जो इंटरनेट है उसकी शुरुआत कब हुई थी, अर्पानेट। US के डिफेंस के द्वारा ये चालू किया गया था, डिफेंस एजेंसी के द्वारा। फिर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है, बहुत बुरा है, 57। पहला पोजीशन किसका है, डेनमार्क का है। अब जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें 5 फंडामेंटल पिलर है। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इसमें तो भारत का बहुत अच्छा है, 9 पे है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी कितना ज़्यादा जो है एंड्रॉयड फ़ोन का चलन बढ़ गया है। इंटरनेट क्वालिटी बैड, बहुत बुरा पोजीशन है, 78। ये 85 कंट्रीज में हो तो उसमें सोचिए इंडिया इतना पीछे है। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे खराब, 79। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इसमें 15 है, और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में भी मतलब बुरा ही है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या, एक तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 57 ओवरऑल।
पहला पोजीशन किसका है? डेनमार्क। उसके बाद 5 फंडामेंटल पिलर है। तो पूछा जा सकता है कि जो भारत है उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस में रहा? तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी। हालांकि क्वेश्चन ये थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग को देख के जाना है कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। भारी पूछे तो भी हम बना दें, हल्का पूछे तो भी हम बना दें, ठीक है। तो इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में 9th पोजीशन है और 5 जो पैरामीटर है मतलब उसमें सबसे बढ़िया इंडिया का परफॉर्मेंस इसमें रहा है, जियो की वजह से और एंड्रॉयड की वजह से, ठीक है। फिर इंटरनेट क्वालिटी की बात करें तो बहुत पूरा मतलब पुअर है। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो सबसे घटिया है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में थोड़ा बेहतर है और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी भी पूरा मतलब पुअर है। क्वेश्चन नंबर 12, 2017 में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है पीएमजी दिशा, जो कि ग्रामीण भारत में डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए है। तो इसमें आपको बताना है कि कितने लोगों को डिजिटल लिटरेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 6 करोड़ लोगों को। यहां से 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये कि जो पीएमजी दिशा प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ 2017 में, और कितने ग्रामीण लोगों को जो है डिजिटली लिटरेट करने का लक्ष्य रखा गया है 6 करोड़ लोगों को। जुलाई 2021 तक साउथ एशिया में पहला कौन सा देश होगा जो कि 5G लॉन्च कर देगा? तो नेपाल। नेपाल दोस्तों बहुत ज़बरदस्त टाइप से काम कर, आप समझ ही सकते हैं कि इसमें चाइना का जो है बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद विश्व के पहले AI ह्यूमनॉइड का नाम क्या है? सोफिया। और भारत का रश्मि। फिर से देख लेते हैं। इंटरनेट की जो शुरुआत है वो यूएस डिफेंस के द्वारा चालू की गई थी, अर्पानेट के द्वारा, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW, इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर ली ने। फिर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? 57। पहला पोजीशन किसका है? डेनमार्क का। इसका पिलर कितना है? 5 है, ठीक है। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। इसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस किसमें है? इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 79 है, और सबसे अच्छा किसमें है? इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश होता है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है, जिसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है देखिएगा, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामीण भारत में जो है डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए पीएमजी दिशा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ कब? 2017 में। और इसके अंदर कितने करोड़ लोगों को जो है ग्रामीण इलाके में डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखा गया है? 6 करोड़। उसके बाद 2021 जुलाई तक साउथ एशिया में कौन सा देश सबसे पहले 5G लॉन्च करने वाला है? नेपाल। विश्व के पहले AI ह्यूमनॉइड का नाम क्या है? सोफिया। और भारत का क्या है? रश्मि। अब देखिए, विश्व के पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? इंटेल 4004, ठीक है। और ये दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला जनरेशन जो था वो बहुत स्लो था, बहुत ज्यादा स्पेस लेता था, वैक्यूम ट्यूब उसमें इस्तेमाल होता था। सेकेंड जनरेशन में फिर ट्रांजिस्टर आ गया, थोड़ा एडवांस हुआ। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। 4th जनरेशन आते आते तो जो है काफ़ी मतलब इंप्रूवमेंट हो गया। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का इस्तेमाल हुआ, प्रोसेसर का, माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ, और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ C++ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें भी आ गई। और 5th जनरेशन जो है 9080 ऑनवर्ड्स चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर का। तो इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मैच द फॉलोइंग दे सकते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो फिर आपके लिए आसान है, और नहीं जानते हैं तो फिर ढूंढते रह जाओगे। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का, माइक्रो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हुआ था, और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी, और 5th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद एक ही अभी तक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ट्रीटी है, जिसको जो साइबर सिक्योरिटी से डील करता है। द कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम को हम किस नाम से जानते हैं? उसका क्या नाम है? बुडापेस्ट कन्वेंशन। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि मतलब
लास्ट 15 सालों में जो साइबर क्राइम है, ठीक है, वो कितना ज़्यादा बढ़ा है। खासकर मतलब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पिछले 5 साल में तो ज़बरदस्त बढ़ा है, और लॉकडाउन में तो मतलब सारा रिकॉर्ड टूट गया, ठीक है। तो हालांकि इंडिया ने इसको अभी तक बुडापेस्ट कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसमें एक अनुच्छेद है 32B जो ये बोलता है कि आप दूसरे देश का जो डेटा है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भारत के संप्रभुता पे, सोवरेनिटी पे हमला भारत इसको मानता है, इसलिए भारत जो है बुडापेस्ट कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या? पहला, द कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम जो है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो है भारत इसको साइन किया है कि नहीं किया है? भारत इसको साइन नहीं किया है। और किससे जो है मेन इसको ऑब्जेक्शन है? तो आर्टिकल 32B से। क्यों ऑब्जेक्शन है जी? क्योंकि इसमें यह बोला गया है कि इसमें दूसरे देश का जो है डेटा भी मतलब एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और प्लस जब ये कन्वेंशन बना था तो उस समय भारत को मतलब कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, ठीक है ना। जैसे कि जब जो फार्मर के जो कानून बने इंडिया में 2020 में 3 कृषि के कानून बने, लेकिन वहां पे जो किसान नेता हैं उनको जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो इसलिए आप देखें कि कितना ज्यादा विरोध हुआ है ना। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट कानून बना रहे हैं तो उसको मतलब जो उससे प्रभावित होंगे उनको भी आपको स्टेक होल्डिंग में लेना है। उसके बाद यहां हमने कुछ क्वेश्चन मतलब लिखा है कि जेन कॉम और ब्रायन एक्सन किसके फाउंडर थे? व्हाट्सएप के। उसके बाद ट्विटर भी काफी पॉपुलर है। तो जे डॉर्सी, नोआन ग्लासस्टोन, याद रखिएगा ग्लासस्टोन, क्या मस्त मतलब सरनेम है। ग्लासस्टोन जो है मिलकर एकदम धूम मचा दिया। ट्विटर इतना स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है कि मतलब कहने का नहीं, ठीक है। तो ग्लासस्टोन जहां दिख जाए समझ जाइए क्या है? ट्विटर है। फिर से देख लेते हैं विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इंटेल 4004। फिर 5 जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जिसमें अलग अलग प्रोसेसर इस्तेमाल किए गए। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, C++ ऑपरेटिंग सिस्टम सब इसी में है 4th जनरेशन में। 5th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जो कि अभी भी चल ही रहा है, एडवांस फॉर्म में आ गया इसका। फिर द कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम को हम किस नाम से जानते हैं? बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। क्या भारत ने इसको ज्वाइन किया है? नहीं ज्वाइन किया है। क्यों जी? क्योंकि भारत को ऑब्जेक्शन है इसके आर्टिकल 32B से। साथ ही साथ भारत ने 2020 में जो है वो RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें जो है चाइना मेन प्लेयर है, और उसमें जो 15 कंट्रीज हैं उसमें मैक्सिमम के साथ भारत का जो है व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिशिएट है, और मेनली चाइना की वजह से, क्योंकि वो जो ट्रेडिंग ब्लॉक है किसके द्वारा ड्रिवन है? चाइना के द्वारा। तो भारत ने जो है RCEP को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। प्लस एक क्वेश्चन और बन सकता है कि RCEP का किस ब्लॉक से मतलब रिलेशन है? तो आसियान के जो 10 देश हैं वो मतलब RCEP में, उसके अलावा जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। भारत उसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए जैन कॉम और ब्रायन एक्सन जो है किसके फाउंडर हैं? व्हाट्सएप के फाउंडर। और डॉर्सी, ग्लासस्टोन, विलियम्स, ये चारों किससे संबंधित है? ट्विटर से। वो कौन सी कंपनी है जो कि डिजिटल इंडिया में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाली है? तो गूगल। कितना इन्वेस्ट करेगी? लगभग $10 बिलियन, जो कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए के बराबर हो जाएगा दोस्तों। और इसके CEO कौन है? अपने ही देश के सुंदर पिचई साहब जो है इसके CEO हैं। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई साहब। कौन सी कंपनी जो है डिजिटल इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली है? गूगल। कितना इन्वेस्ट करने वाली है? लगभग $10 बिलियन, ठीक है, 75,000 करोड़। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो है औद्योगिक क्रांति के कौन से फेज हैं? तो ये औद्योगिक क्रांति के फेज नंबर 4 है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0,
ठीक है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर यानी कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो परम सिद्धि। इसका लेकिन रैंक कितना है? रैंक 63 है। और विश्व का सबसे तेज कौन सा है? फुगाकू है। ठीक है, कहाँ का है? जापान का। नासकॉम जो कि जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है मतलब उनको रेगुलेट करता है, आईटी कंपनी जो है सॉरी उनको रेगुलेट करता है, उसके चेयरमैन कब कौन है? यूबी प्रवीण राव। और नासकॉम का गठन कब हुआ था? 1988 में। ईपीआर का संबंध किससे है? ठीक है, ईपीआर का पहले फुल फॉर्म तो जान जाइए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका संबंध ई वेस्ट मैनेजमेंट से है, जिसमें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी दी जाती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है उसको भाई साफ करने में आपको भी सहयोग करना है। तो ये रूल आया कब था? पहले तो ये जान जाइए, ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ई वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल आया था 2016 में आया था। यही नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी नया रूल जो है 2016 में आया था। बायोमेडिकल का जो वेस्ट का है उसका भी नया रूल 2016 में आया था। ठीक है, ध्यान रखना है 2016 में जो है नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल आया था 2016, फिर ई वेस्ट का भी आया था, बायोमेडिकल वेस्ट का भी आया था। ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट कब किया गया? 2018 में। जिस इंडस्ट्रीज को क्या टारगेट दिया गया है कि आपको हर साल 10% इंक्रीमेंट मतलब 10% करके इंक्रीज करना है। 2018-19 में 20%, फिर जो है 2019-20 में 30%। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, क्या इंक्रीज करना है? जो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन मतलब है जैसा मेंशन ईपीआर प्लान में उसके हिसाब से, और 21-22 तक आपको 50% जो कचरा प्रोड्यूस होगा उसको आपको ठीक करना है। ठीक है, उसका मतलब वेस्ट मैनेजमेंट करना है। तो यहां से तो मतलब बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या क्या? पहले तो पूछ ही लिया कि ईपीआर का फुल फॉर्म बताइए, तो पढ़े हैं तो बहुत आसान है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका संबंध किस चीज से है? ई वेस्ट मैनेजमेंट से। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो उसके जब वेस्ट है उसके मैनेजमेंट मतलब उसको डिस्पोजल में भी मदद करेंगे। ठीक है, उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर इसमें संशोधन कब किया गया? 2018 में। और मैंने बताया कि 2016 में ही नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल आया, साथ ही साथ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का भी रूल आया। और अमेंडमेंट इसमें ई वेस्ट में कब किया गया? 2018 में। इंडस्ट्रीज को क्या टारगेट दिया गया? 18-19 में 20%, 19-20 में 30%, 20-21 में 40%, 21-22 में 50%। फिर से देख लेते हैं कौन सी कंपनी है जो कि भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में $10 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेगी? गूगल। या फिर अमाउंट पूछ लेके गूगल जो है कितना इन्वेस्ट करेगी? $10 बिलियन, जो कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए के बराबर होगा। इसके सीईओ के कौन है? सुंदर पिचई साहब है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, एआई, ये सब जो है औद्योगिक क्रांति कौन से फेज है? तो औद्योगिक क्रांति 4.0। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि। रैंक कितना है? 63rd। विश्व का सबसे तेज कौन सा है? फुगाकू। कहाँ का है? जापान। नासकॉम जो कि जितना भी आईटी कंपनी है सबको मतलब देखते हैं, ओवरऑल अथॉरिटी है। तो नासकॉम के चेयरमैन कौन है? यूबी प्रवीण राव। कब बना था? 1988 में। ईपीआर का संबंध किससे है? ई वेस्ट मैनेजमेंट से। ईपीआर का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नियम कब बना था? 2016 में। अमेंडमेंट कब हुआ था? 2018 में। और इसमें बस इंडस्ट्रीज नहीं और इसके अलावा भी जो है मतलब प्रोड्यूसर्स उसके लिए भी है। अब देखिए, ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप आया है? मेरी सहेली। ये 6 बीपीएससी में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है जेपीएससी में भी। ठीक है, पूछ लेगा जो मेरी सहेली ऐप है उसका संबंध किससे है? ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा से, स्कूल या कुछ अलग अलग दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2017 में भी अमेंडमेंट किया गया। क्यों? क्योंकि उसका जो साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल है उसको मर्ज कर दिया गया। किसके साथ? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्राइब्यूनल के साथ मतलब जो है मर्ज कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वर्ष साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल को जो है वो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्राइब्यूनल के साथ मर्ज कर दिया गया। और टेलीकॉम का डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए कौन सा है बॉडी? टीडी सेट, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है,
इसी में मर्ज कर दिया गया किसको, साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल को, ठीक है। उसके बाद कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने 2020 में भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो है केस किया था, तो आर्बिट्रेशन का जो है केस वो जीत लिया है 20,000 करोड़ का। कौन सी है, वोडाफोन। ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था, उसके अगेंस्ट में वोडाफोन ने केस किया था हैग में, और वो केस जो है वोडाफोन ने जीत लिया है। ट्राई का गठन कब हुआ था, 1997 में, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है, पीडी वाघेला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद भारत में CERT-in यानी कि द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन कब हुआ था, 2004 में। फिर से देख लेते हैं, ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप है, मेरी सहेली। उसके बाद जो IT एक्ट है 2000, जिसका पहला संशोधन 2008 में किया गया, उसको 2017 में भी संशोधित किया गया। क्यों, क्योंकि जो SIAT है मतलब साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल, इसका जो है मर्जर कर दिया गया है TDSAT के साथ। TDSAT क्या है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलेट ट्रिब्यूनल। कब, 2017 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो SIAT है उसका मर्जर कब किया गया, TDSAT के साथ। कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसने 2020 में भारत के विरुद्ध 20,000 करोड़ का आर्बिट्रेशन केस जीता है, तो वोडाफोन। ट्राई का गठन कब हुआ था, 1997 में। ट्राई के चेयरमैन कौन है, पीडी वाघेला। और जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इसका गठन कब हुआ था, 2004। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहां से मतलब आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको मतलब आने ही चाहिए। चलिए दोस्तों, जम के मेहनत कीजिए, जम के सेट प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए कि 2 मई को क्या होगा, ठीक है। आपको यही सोचना है कि 2 मई को एग्जाम होगा, ठीक है, और हमको उस हिसाब से पढ़ना है, उस हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी 20 तक उम्मीद है क्लियर हो ही जाएगा कि क्या होने को है, लेकिन आपको यही सोच के पढ़ाई करना है कि 2 मई को एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि हर हाल में जो है तब बेनिफिट में आप ही रहेंगे।